Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 4, Jana Science 9th class. That is about human health. In the last lecture, we discussed about nutrients, different components of our food, about energy requirements it was discussed, and then we discussed balanced diet. Our today's topic is coordination and integration of body's functions. Coordination. What is coordination? Coordination means to use different parts of the body efficiently and effectively. And integration means to bring together, to control joint functioning of different body parts. It is integration. Integrate means इकट्ठा करना, integrate, जैसे है integration. So coordination and integration in body functions means body के different parts के जो functions हैं उनको इकट्ठा यूज करना या efficiently और effectively उनके कामों को कंट्रोल करना. Mean to control different functions being performed by different parts of the body together efficiently and effectively. कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के जो काम हैं उनको कंट्रोल करना, कि वो सारे काम जो हैं वो उनमें रब्त होना चाहिए. डिफरेंट बॉडी जो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस में रब्त पैदा करना ताकि सारे काम एक तरतीब से हो सकें. तो इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन बॉडी फंक्शंस. कि बॉडी ने जो जो काम करने हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के जो काम हैं वो किस तरतीब से होने चाहिए और किस एक्सटेंट तक जो है वो किस पार्ट का फंक्शन होना चाहिए. ये चीजें कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है इसमें आती है. बताया कि all living organisms are bestowed. Bestowed mean gifted with some common characteristics. कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी दी गई हैं जो सबके अंदर पाई जाती हैं. which are found in all organisms. They are common. One of these characteristics is to respond to stimulus. Stimulus क्या होता है? कोई भी एनवायरमेंटल चेंज जो कि ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को अफेक्ट करती है उसको हम स्टिमुलस कहते हैं. एनी एनवायरमेंटल चेंज, इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, दैट अफेक्ट्स द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसे हम कहते हैं स्टिमुलस. और रिएक्शन टू द स्टिमुलस जो है इसको हम रेस्पॉन्स कहते हैं. जैसा भी स्टिमुलस हो अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करना जो है, रिएक्शन करना जो है, इसको इसके टर्म जो यूज करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में वो है रेस्पॉन्स. तो इसलिए यहां पे यूज किया कैरेक्टरिस्टिक का नाम रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलस. मीन का स्टिमुलस होगा पहले, फिर उसका रेस्पॉन्स शो किया जाएगा. अब स्टिमुलस जो होता है इसको हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो डिटेक्ट करते हैं और जो रेस्पॉन्स होता है वो हमारे इफेक्ट्स शो करते हैं. Whether the stimuli are extrinsic or intrinsic. कि stimuli extrinsic हों या intrinsic हों. Intrinsic mean inside the body. Internal changes. Body की internal changes हों. Extrinsic mean external changes. Stimuli external हों या internal हों, they may be at the cell level, at the tissue level, at organ level or body level, किसी भी level पे हों. यानी वो सेल तक लिमिटेड हो सकते हैं. किसी एक सेल का काम हो, सिर्फ वही की सेल स्टिमुलेट होता है, वही रेस्पॉन्स शो करता है.
या फिर टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स आ जाता है जो कि, या ऑर्गन जिसमें ग्रुप ऑफ टिश्यूज हो जाएगा जो कि इकट्ठे काम कर रहे हैं। या फिर बॉडी लेवल आ जाता है कि पूरे का पूरा बॉडी जो है वो स्टिमुलेट होता है और रेस्पॉन्स शो करता है। तो ये स्टिमुलेंट किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। बताया कि कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन वेरियस ह्यूमन बॉडी फंक्शंस to respond to these stimuli is of extreme importance। ये स्टिमुलाई इंटरनल हो या एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक, इनको परसीव करना और अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स शो करना जो है, तो ये जो मुख्तलिफ बॉडी फंक्शंस आ जाते हैं ऐसे कामों में, यानी मुख्तलिफ स्टिमुलाई को रिसीव किया जा रहा है और उनके आगे अकॉर्डिंगली जो है वो अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो किया जा रहा है। तो इन सारे कामों की कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, ये सारे काम एक तरतीब से हों और कंट्रोल्ड वे में और एफिशिएंटली हों, इफेक्टिवली हों, ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस रखता है ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। ये बहुत जरूरी है। देखो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन इन ह्यूमन बॉडी जो है इज ब्रॉट अबाउट बाय टू सिस्टम्स। अब दो सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन करते हैं। एक इनमें से है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, these are two systems which bring about coordination and integration। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड and two types of nerves। two types of nerves असल में सेंसरी और मोटर है। एक थर्ड टाइप होती है न्यूरॉन्स जो हैं, जो कि इंटर न्यूरॉन्स कहलाती हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाई जाती हैं। इसलिए दो टाइप्स जो सेपरेट शो किया कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो है वो दो किस्म की नर्व्स हैं, सेंसरी और मोटर। These nerves interpret internal and external stimuli and show suitable response। कहा कि ये जो नर्व्स होती हैं ये इंटरप्रेट करती हैं। इंटरप्रेट मीन अंडरस्टैंड करना, परसीव करना स्टिमुलस को, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जो भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस का प्लूरल स्टिमुला ही होता है, उनको परसीव करना। तो वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो परसीव करती हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का काम जो होता है ये इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है। फिर जो इफेक्टिव्स तक मैसेज को पहुंचाना है वो मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है, ताकि सूटेबल रेस्पॉन्स शो करना, तो ये नर्व्स के जरिए होता है। इन एडिशन टू शोइंग रेस्पॉन्स दे आल्सो कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स। वो सिर्फ रेस्पॉन्स नहीं शो करते, ये जो डिफरेंट नर्व्स हैं ये सिर्फ रेस्पॉन्स को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको कोऑर्डिनेट भी करती हैं कि कौन से बॉडी ऑर्गन्स ने किस स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करना है, किस स्टिमुलस को कौन सा बॉडी ऑर्गन रिसीव करता है, और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, फिर ब्रेन के आर्टर्स को कौन से ऑर्गन्स तक पहुंचाना है, उन ऑर्गन्स के काम को कैसे कंट्रोल करना है। तो ये सारा काम जो है ये नर्व्स करती हैं। ये तो आपको बताया गया नर्वस सिस्टम के बारे में। दूसरा सिस्टम जो कंट्रोल और इंटीग्रेशन करता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस, इसका जो आपके बताया भी कंप्राइज ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स। एंडोक्राइन का मतलब भी डक्टलेस ग्लैंड्स होता है। मींस कि ऐसी ग्लैंड्स होती हैं सिस्टम में जिनकी डक्ट्स नहीं होती, नालियां नहीं होती। तो ये अपनी सेक्रेशंस जो प्रोड्यूस करती हैं, इन सेक्रेशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्लड के जरिए ये टारगेट साइट्स तक पहुंचते हैं। टारगेट साइट्स मीन कि वो ऑर्गन्स जिनके फंक्शंस को इन हार्मोन्स ने कंट्रोल करना होता है, तो ये उन ऑर्गन्स तक जब पहुंचते हैं ये हार्मोन्स, तो वो ऑर्गन रेस्पॉन्स शो करते हैं, जो भी उनका काम होता है वो काम करते हैं। तो दीज ग्लैंड्स बताया कि दे रिसीव इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई थ्रू नर्वस सिस्टम एंड सेक्रेट हार्मोन्स। हमारा नर्वस सिस्टम इन ग्लैंड्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है। अब वो इंटरनल स्टिमुलाई थे या एक्सटर्नल स्टिमुलाई थे,
एक्सटर्नल स्टिमुलाई तो देखिए हम सेंस ऑर्गन्स के जरिए परसीव करते हैं। सेंस ऑर्गन्स आगे जो है वो ब्रेन को ये मैसेज देंगे, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, मीन्स के सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वो फिर जो भी रिलेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसको मैसेज पहुंचाते हैं और वो ग्लैंड अपने हार्मोन्स पैदा करती है। अब ये हार्मोन्स हेल्पफुल साबित होते हैं इन कोऑर्डिनेटिंग फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टू शो रेस्पॉन्स। डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से काम करवाना, रेस्पॉन्स शो करवाना डिफरेंट स्टिमुलाई का, तो ये हार्मोन्स इसमें हेल्प करते हैं। हार्मोन्स हैं क्या असल में? बताया कि ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। मैसेंजर होता है पैगाम पहुंचाने वाला। तो केमिकल पैसेंजर्स में ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि जब टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं तो वो अपने काम करना शुरू कर देते हैं जो भी उन्होंने करने होते हैं। तो इसलिए कहा ये केमिकल मैसेंजर्स हैं कि केमिकल की फॉर्म में, केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में मैसेज जा रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को, जो कि फैक्टर्स होते हैं। तो बताया कि दे आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ डायरेक्शन थ्रू ब्लड, कि ब्लड के जरिए ये जिस जगह बनते हैं वहां से उस जगह पहुंचाए जाते हैं जहां इन्होंने काम करना होता है, साइट ऑफ एक्शन, टारगेट जो कि इनके होते हैं। दे ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन बॉडी फंक्शंस, क्योंकि बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होते हैं इनके कंट्रोल में, तो इसलिए कहा कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं। दे ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन द बॉडी। इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जरा एक्सप्लेन किया जा रहा है। डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में होती हैं। पहले बताया पिट्यूटरी ग्लैंड का, पता है कि इसका साइज जो है इस ग्लैंड का छोटा होता है, स्मॉल साइज की है, तकरीबन साइज ऑफ पी होता है, एक मटर के दाने का साइज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के साथ अटैच होती है। ब्रेन का जो पार्ट है फॉर ब्रेन का हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस की लोअर साइड पे अटैच होती है। और बताया कि चूंकि ये ग्लैंड क्या कहती है, इट कंट्रोल्स एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स, ये बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके कामों को भी कंट्रोल करती है, तो इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके दो किस्म के हार्मोन्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट कुछ बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और दूसरे ऐसे हैं जो कि अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कामों को कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बताया कि इट कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेनी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी की ग्रोथ हो और मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं उनको ये कंट्रोल करती है। दूसरी ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। ये सिचुएटेड है नेक रीजन में। नेक रीजन में ये होती है ऑन फ्रंट साइड ऑफ ट्रैकिया, इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया के अंदर, कि ट्रैकिया के सामने नेक रीजन में, और ये सेक्रेट करती है दो किस्म के हार्मोन्स। जो हार्मोन थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन को आयोडीन की जरूरत होती है सेक्रेशन के लिए। मींस कि अगर आयोडीन होगी हमारी खुराक में, अगर आयोडीन मौजूद हो तो फिर ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होगा, यानी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। अब ये हार्मोन क्या काम करते हैं? बॉडी ग्रोथ और कैल्शियम लेवल जो है इसमें ब्लड में, इसको उन्होंने कंट्रोल करना होता है। यहाँ पे आपकी बुक में दो किस्म के हार्मोन दिए गए हैं। थायराइड ग्लैंड के वैसे 3 हार्मोन होते हैं, जिनके नाम मैं बता देता हूँ। ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन, T3 हार्मोन भी इसको कहा जाता है। दूसरा हार्मोन है टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन, T4 हार्मोन, या इस हार्मोन को जो है वो जो थायरॉक्सिन कहा जाता है, ओनली थायरॉक्सिन जिसको बोला जाता है, तो ये टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन को कहा जाता है। और तीसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, CALCITONIN, कैल्सीटोनिन। ये 3 हार्मोन्स हैं। तो इन हार्मोन्स का काम क्या है? बताया कि नॉर्मल बॉडी ग्रोथ और कैल्शियम लेवल ब्लड में कंट्रोल करना, ये इनका काम। जैसे कैल्सीटोनिन हार्मोन का बताया, वो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। बाकी जो हार्मोन्स हैं वो बॉडी की ग्रोथ को, बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। डेफिशिएंसी अगर आयोडीन की हो जाती है तो इसे जो थायराइड ग्लैंड है इसका साइज बढ़ जाता है, नॉर्मल साइज से इसका साइज बढ़ जाएगा और इसको हम कहते हैं गार्टर।
स्वेलिंग हो जाती है थायराइड ग्लैंड की। इस डिजीज को हम गाइटर कहते हैं, या उर्दू में जैसे गिलड़ का लफ्ज जो है इस्तेमाल किया जाता है, गाइटर कहते हैं गले पड़ जाना। एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं ये पेयर की फॉर्म में होती हैं, और हर मेंबर जो है ये अबव द अपर एंड ऑफ द किडनी मौजूद होता है, कि गुर्दों के ऊपर ये मौजूद होती है। इनकी लोकेशन है, बॉडी में चूंकि 2 किडनीज हैं तो हर किडनी के ऊपर जो है एक ग्लैंड होती है। बोथ पार्ट्स सेक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स। अब यहां पे उन्होंने थोड़ी सी चीज मिस की है, ताकि ईच मेंबर लाइंग अबव द अपर एंड ऑफ द किडनी। बोथ पार्ट्स सेक्रेट डिफरेंट हार्मोन्स। अब बोथ पार्ट्स अगर वो दोनों ग्लैंड्स को कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि 2 ग्लैंड्स होती हैं चूंकि। लेकिन पार्ट्स का बता दूं कि हर जो एड्रीनल ग्लैंड है इसकी 2 लेयर्स होती हैं। एक अपर लेयर होती है, उसको कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, ऊपर वाली लेयर को एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसको कहते हैं एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला, ये इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 लेयर्स होती हैं इसमें। तो इनके बारे में कह सकते हैं कि वो डिफरेंट हार्मोन जो है वो सेक्रेट करते हैं। जैसे आगे बता रहे हैं कि हार्मोन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हैं, दे कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड एंड मेंटेन बैलेंस इन द सोडियम एंड वाटर कंसंट्रेशन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर का जो लेवल है, ये वाटर की जो कंसंट्रेशन है, इसको वो कंट्रोल करते हैं। ये एड्रीनल मेडुला जो है, इन्होंने एड्रीनल कॉर्टेक्स का बताया कि कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, मेंटेन बैलेंस ऑफ सोडियम वाटर कंसंट्रेशन। ये आगे उन्होंने एड्रीनल मेडुला का भी बता दिए। तो इनके मैं हार्मोन्स के नाम आपको बता दूं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन हैं जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के होते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये हार्मोन होते हैं। और जो एड्रीनल मेडुला है इसके हार्मोन्स एपिनेफ्रीन, इसको एड्रीनलिन भी कहते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन ये एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स हैं। एड्रीनलिन जो है उसको एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। इसी तरह जो नॉर एड्रीनलिन है उसको नॉर एपिनेफ्रीन भी कहते हैं। तो ये इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी जो है उनको कंट्रोल करते हैं, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं टू फेस इमरजेंसी सिचुएशंस लाइक फियर, लाइट, सॉरो एटसेट्रा। दे इंक्रीज हार्ट बीट एंड मेटाबॉलिक रेट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है उसको इंक्रीज कर देते हैं। यानी ये वो मैकेनिज्म्स हैं ये जिनके जरिए बॉडी को प्रिपेयर करते हैं फॉर फाइट और फ्लाइट। और ये एड्रीनल कॉर्टेक्स का याद रखें, ये तकरीबन हर वक्त जो है वो एक्टिव रहता है, लेकिन खास तौर पे जो स्ट्रेस सिचुएशंस हो, शॉक वगैरह, जो ऐसे केसेस हैं या इन्फेक्शंस हैं, तो उस वक्त ये ज्यादा एक्टिव होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स प्रोड्यूस करना उसका काम है। नेक्स्ट है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है लॉन्ग, सॉफ्ट और लीफ लाइक ऑर्गन होता है, पत्ते की तरह का। और ये होता कहाँ पे? बिलो द स्टोमिक होता है, स्टोमिक के नीचे। और द जंक्शन ऑफ लोअर एंड ऑफ स्टोमिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे स्टोमिक और स्टोमिक का निचला हिस्सा और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ मिलती हैं आपस में, ये वहां पे होता है। और ये 2 किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो सिंथेसाइज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन जो हैं वो एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं। एंटागोनिस्टिक वर्किंग ये होती है कि एक दूसरे के अपोजिट वर्क करना। जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं, इनके एंटागोनिस्टिक मसल्स कहलाते हैं और एंटागोनिस्टिक वर्किंग होती है। तो ये दोनों हार्मोन्स एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं टू कंट्रोल शुगर लेवल, व्हाइल ग्लूकागॉन वर्क्स इन अपोजिट मैनर। अब यहाँ पे फिर उन्होंने थोड़ी सी मिसिंग की है, यहाँ पे उनको कहना चाहिए था दे वर फंक्शन एंटागोनिस्टिकली। इसके बाद जो है वो यहाँ पे टू कंट्रोल शुगर लेवल, ठीक है, यहाँ पे इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। फुल स्टॉप के बाद जो यहाँ पे होना चाहिए कि इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद आना चाहिए था इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल।
while glucagon works in an opposite manner and increases the blood sugar level। फिर ये बात कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ख्याल रखें, ये मिसिंग है। शुगर लेवल के बाद यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप। आप डॉट लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, इंसुलिन डिक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। उसके बाद ये बात है कि ग्लूकागॉन जो है ये अपोजिट मैनर में वर्क करता है और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है। अब अगर अंडर सेक्रेशन होती है इंसुलिन की, इंसुलिन सेक्रेट नहीं होता प्रॉपर मिकदार में, तो इट कॉजेज डायबिटीज इन ह्यूमन, इंसानों में शुगर की बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है गोनेड्स। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो गोनेड्स कहलाते हैं। हार्मोन्स जो टेस्टिस के हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी मेल सेक्स ऑर्गन्स। क्योंकि गोनेड्स दो तरह के हैं, टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस जो हैं ये मेल्स के अंदर जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं, उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन साइज ऑफ लेरिंग्स, लेरिंग्स या साउंड बॉक्स जो इसका बढ़ जाने से आवाज भारी हो जाती है मर्दों की, और ये चेंज ऑफ वॉइस इन द बॉडी बताया जैसा कि आवाज जो है वो उससे भारी होती है। इन एडिशन दे प्ले रोल इन अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द फेस एंड बॉडी, जिसम के ऊपर बालों का जो है वो आना। तो ये यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं दे मेक मेल इंडिविजुअल्स लुक द वे दे लुक। रिपीट करूं स्टेटमेंट को, कहते दे मेक इंडिविजुअल्स लुक द वे दे लुक। कि जैसे में क्या हार्मोन्स हैं, ये जो ग्लैंड्स होती हैं जैसे हार्मोन्स पैदा करती हैं कि जो कि बॉडीज के अंदर मेल की बॉडी हो या फीमेल की बॉडी हो, तो उसमें ऐसी चेंजेस पैदा करती हैं जिनसे कि उनकी अपीयरेंस जो है वो मेल्स की मेल जैसी होती है, फीमेल्स की फीमेल जैसी होती है। जैसे समझता है कि ओवरी के जो हार्मोन्स हैं ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट और सेकेंडरी फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं उन की डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जो हार्मोन्स हैं गोनैड्स के, whether they are hormones of testes or they are hormones of ovaries, they make the body look the way they look। चाहे मेल की बॉडी है या फीमेल की बॉडी है, वो उसकी जिस अपीयरेंस आपको नजर आती है वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन बीइंग्स का बताया कि दे पास थ्रू वेरियस स्टेजेस इन देयर लाइफ। अपनी लाइफ में ह्यूमन बीइंग ये डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हैं। जैसे इन्फेंसी है, चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। इन्फेंसी क्या है, शीरहरगी का पीरियड होता है। चाइल्डहुड बचपन हो गया, यूथ जवानी का पीरियड है, ओल्ड एज जो है ये बुढ़ापे का पीरियड। इन्फेंसी दिस इज स्पेंस ओवर द फर्स्ट 2 years इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान जिंदगी के जो पहले 2 साल हैं वो इन्फेंसी के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फेज है, बताया कि ह्यूमन लाइफ का एक अहम हिस्सा है। एंड इट करेक्टराइज बोथ बाय फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, जिसमें फिजिकल भी डेवलपमेंट होती है यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स जो है उनकी डेवलपमेंट होती है, और ऐसा मेंटल डेवलपमेंट, ज़हन की भी इसमें जो है वो डेवलपमेंट होती है। अ चाइल्ड गेन्स एन वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 months ऑफ द लाइफ, कि पहले जो 24 मास हैं इनमें बच्चा जो है उसका वजन तेजी से बढ़ता है। इट स्टार्ट्स टीथिंग, उसके दांत निकलना शुरू होते हैं, दांत आना शुरू हो जाते हैं। एंड ही लर्न्स टू वॉक और स्पीक, he or she whatever the case may be there, चलना फिरना सीखता है बच्चा, बोलना सीखता है। It start differentiating colors and shapes in just first 3 months of its life, कि पहले जो 3 माह हैं उनके अंदर ही वो कलर्स में तमीज करना, कलर्स की पहचान, मुख्तलिफ शक्लों की पहचान जो है वो सीखने लगता है। यानी ऐसी चीजों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है उसमें। मतलब इन द बिगिनिंग दे जस्ट मूव देयर हैंड्स एंड लेग्स, के शुरू में तो सिर्फ वो बच्चा के लेटा होता है, वो सिर्फ हाथों को मूव करता है, अपनी लेग्स को मूव करता है। लेकिन लेटर क्या होता है, स्टार्ट्स करलिंग ऑन द बॉडी। ये वर्ड गलत लिखा है, करलिंग जो लिखा, करलिंग इज नॉट हियर, करालिंग वर्ड होना चाहिए, CRAWLING। ये करेक्शन आपने करनी है, CRAWLING। मैंने कोई चेंज नहीं की वर्ड्स में, ताकि आपको पता रहे आपकी बुक में मिस्टेक है। आप बुक को सामने रखा करें, जब वीडियो लेक्चर सुनते हैं तो साथ साथ ही वर्ड्स की करेक्शन करते जाया करें। हम वीडियो पॉज कर सकते हैं। करालिंग, CRAWLING। करालिंग होता है पेट के बल चलना, उर्दू में कहते हैं रींगना, रींग का चलना, यानी पेट के बल।
ऑन द बेली बताया। नॉर्मली बताया कि एवरेज बेबी जो है वॉकिंग स्टार्ट करता है 13 to 15 मंथ्स ऑफ इट्स बर्थ, कि 13 माह से लेकर 15 माह तक की जो एज है, तो इस एज में बच्चा चलना, ये क्रॉलिंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद दूसरा पीरियड आता है चाइल्डहुड का। अर्ली चाइल्डहुड जो है ये एक्सटेंड करता है 2 to 6 years। अब ये जो पीरियड होता है बताया कि ग्रेट रेवोल्यूशन का पीरियड है, इसमें बहुत तब्दीलियां आती हैं थॉट्स में, मेमोरी जो बच्चे की है, याददाश्त जो है, इसमें उसकी सोच, ये चीजें उसमें डेवलप होती हैं। चाइल्ड बिकम्स कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिज ओन फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स। अपनी फीलिंग्स को, बस उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, उसको गर्मी लग रही है, उसको सर्दी लगी है, फीलिंग्स हैं उसकी, उसको कोई चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, तो ये चीजें जो है उसको अंडरस्टैंड करने लगता है। और उसके रिलेशनशिप्स विद अदर्स, बस वो अपने बाप को देखता है, अपनी माँ को देखता है, खुश होता है, उनकी तरफ बढ़ता है, अपने बहन भाइयों की तरफ, तो ये किसी और आउटसाइडर की तरफ ऐसे नहीं बढ़ेगा। तो ये वजह क्या है कि उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि उसके रिलेशनशिप्स जो दूसरों के साथ हैं, कि कौन जो है उसके साथ वो उसका क्या रिलेशनशिप है, ज्यादा क्लोज कौन से हैं, कौन से हैं जो क्लोज नहीं है, किन के साथ उसने ज्यादा अट्रैक्शन शो करनी है, तो ये चीजें जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप होती है। I think this period is characterized by mental, physical and behavioral development of the child. उसका ज़हन जो है उसकी डेवलपमेंट होती है, फिजिकल डेवलपमेंट, इनकी बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी की डेवलपमेंट है, और बिहेवियरल, उसका बिहेवियर जो है वो डेवलप होता है। बिहेवियर मीन हाउ टू बिहेव, बिहेवियर, हाउ टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशंस, इज द बिहेवियरल डेवलपमेंट है। उसका जो है वो बिहेवियर जो है वो डेवलप होना शुरू होता है कि उसने जो भी उसके सामने कोई आता है तो उसके साथ उसने कैसे बिहेव करना है, उसने किसकी तरफ जो है वो बढ़ना है, किसकी तरफ नहीं बढ़ना, कौन सी सिचुएशंस पे उसने जो है वो खुशी का इजहार करना है, किस मौके पे उसने जो है वो अनर्ड कैफियत जो है वो शो करनी है ना, कि उसने जो है वो गुस्सा शो करना है, वो रोता कब है, हंसता कब, ये सारी चीजें बिहेवियर में आती है। मतलब कि पीरियड आफ्टर चाइल्डहुड एक्सटेंड्स फ्रॉम 6 to 12 years ऑफ लाइफ। तो ऐसे में ये आप कह सकते हैं ये भी चाइल्डहुड के अंदर ही आता है। तो लेट पीरियड, जैसा पिछला पीरियड जो है ये अर्ली पीरियड है, ये लेट चाइल्डहुड का पीरियड कहला सकता है। 6 to 12 years का जो पीरियड है इसमें ये भी चाइल्डहुड का ही पीरियड है। इन दिस पीरियड सच क्वालिटी जैसे पावर ऑफ डिसीजन है, रीजनिंग है, आर्गूमेंट्स वगैरह, सोशल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, दे रीच एट देयर पीक। ये सारी चीजें जो हैं ये अरूज पे पहुंचती हैं कि पावर डिसीजन, फैसला करने के लिए कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। उसको को कहा जाए काम करने का तो वो खुद सोचता है मैं काम करूं कि या ना करूं, या अगर रीजनिंग देता है, लॉजिक देता है कि मैं ये काम बाद में कर लूंगा, ये काम मेरे से नहीं होता, ठीक है, ऐसी आर्गूमेंट्स देना। सोशल एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, मॉइस्चर को समझना, अपने सराउंडिंग्स को समझना, किसके साथ कैसे बिहेव करना है, ये चीजें। और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को समझता है कि वो खुद क्या है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, क्या उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें उसमें डेवलप होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पीरियड एडोलसेंस। इसको अमूमन हम बोलते हैं एडोलसेंस, लेकिन इसका तलफ़ुज़ क्या है, एडोलसेंस। इसका मोर एक्यूरेसी के साथ जो इसका तलफ़ुज़ है वो कि एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इसको हम बोलते हैं, जो कि तलफ़ुज़ इसका सुनेंगे या देखेंगे एडोलेसेंस, लेकिन आम बोलने में हम क्या बोल देते हैं, एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस तलफ़ुज़ में फिर रिपीट करूं, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस। अच्छा, ये जो पीरियड है ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट का पीरियड है किसी भी बच्चे का। उसकी जिस्म की डेवलपमेंट होती है, उसकी साइकोलॉजी, उसकी नफ्सियात जो है वो डेवलप होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है उसकी, मुआशरे को अंडरस्टैंड करना, मुआशरे के अंदर कैसे उसने बिहेव करना, ये चीजें उसमें
डेवलप होती हैं। और इसमें 13 to 19 ईयर्स की जो एज है ये पीरियड आता है, 13 साल से लेकर 19 साल तक का पीरियड। अब इस फेज में बताया कि चाइल्ड एंटर्स द यूथ एज, कि ये बच्चा जो है अब वो चाइल्डहुड से यूथ में एंटर हो रहा होता है, जवानी का जो पीरियड है उसमें एंटर हो रहा होता है। तो ये पीरियड बताया कि जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये असल में क्या है, ब्रिज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ। बचपन और जवानी के दरमियान एक तरह का ब्रिज का काम है कि चाइल्डहुड से उसने यूथ में एंटर होना है, तो ये दरमियान में पीरियड आता है एडोलेसेंस का। So signs of adulthood they start appearing in the child. adulthood की साइंस जो है, जैसे कि कॉमनली हम पबर्टी कहते हैं या उर्दू में लफ्ज यूज होता है बलूगत का, एडल्टहुड बालिग होना, ठीक है, बलूगत का पीरियड जिसको हम कह सकते हैं कि उसमें बलूगत की अलामतें जो है वो बालिग होने लगता है वो। नेक्स्ट है यूथ एंड ओल्ड एज। Man, after completing all the stages of childhood and adolescence, gradually enters the youth age. ठीक है, बचपन हो गया, उसके बाद बालिग हो गया है, तो अब उसका ये जवानी का पीरियड आ जाता है। अब इस पीरियड के बाद जो है, यूथ के बाद जो अगला स्टेज आता है, यहाँ पे वो पीक पे है। अब इसके बाद आगे जो है नेगेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बताया ना कि इसी स्टेज पे नेगेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी बॉडी के अंदर, और रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म एक्सीड्स द रेट ऑफ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस की, और एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, सिंथेसिस होती है, असिमिलेशन होती है, बॉडी पार्ट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। तो बताया कि ये कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है, ये कैटाबॉलिज्म है, इसका रेट बढ़ जाता है। एंड दिस लीड्स टू वीकनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी वीक होना शुरू हो जाता है, and it becomes difficult for the body to cope with negative external and internal changes. जो नेगेटिव चेंजेस होती हैं, एक्सटर्नल हों या इंटरनल हों, उनके साथ निपटना जो है, उनको डील करना, उनको हैंडल करना, ये डिफिकल्ट होता जाता है। इसके बाद फिनोमेना ऑफ गेटिंग ओल्ड, इट इज कॉल्ड एजिंग। एज का जो ज्यादा होना है, इसको हम एजिंग का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं साइंस में, एजिंग। तो बताया कि चूंकि ये नेगेटिव चेंजेस जो हैं दे कंटिन्यू टू प्रोसीड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर जो है ये कंटिन्यू रहती हैं, तो बॉडी गेट्स वीकर एंड वीकर, बॉडी कमजोर होता जाता है, जैसे समझे, वो कमजोर होता जाता है आस्ता आस्ता। फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि अगर बॉडी सिस्टम जो है दे स्टॉप फंक्शनिंग, जो फंक्शंस करना स्टॉप कर देते हैं, फाइनली डेथ अकर्स। एंड क्या होता है, जब बॉडी फंक्शन सिस्टम जब फंक्शन ही ना करे तो क्या होता है, डेथ हो जाती है। एजिंग का बताया कि एजिंग ये ग्रेडली इफेक्ट करती है हार्ट को, और उसकी जो एसोसिएटेड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनको अफेक्ट करती है, और उनकी इलास्टिसिटी डिक्रीज होती है। एज देयर ये इलास्टिकली लिख दिया, या तो लिखना चाहिए कि दे इलास्टिकली डिक्रीज, और जो लिखा एज देयर इलास्टिसिटी, ELASTICITY होगा यहाँ पे, इलास्टिसिटी, जब वो डिक्रीज होती है। जब इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कि जब ब्लड को हार्ट पंप करता है ब्लड वेसल्स में, अगर इलास्टिसिटी हो तो वेसल्स डायलेट कर जाती है, उनका साइज बढ़ता है, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आता। लेकिन जब ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी रिड्यूस हो जाती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हार्ट के ऊपर फिर प्रेशर आएगा, एंड द चांसेस ऑफ हैमरेज इंक्रीज। हैमरेज होता है ब्लीडिंग का होना, दिमाग के अंदर मसलन जो है ब्लड वेसल्स जो है उनका उनमें से ब्लड का निकलना, उनका बस्ट होना प्रेशर की वजह से, जिसको ब्रेन हैमरेज कहा जाएगा। तो जिस हिस्से की भी ब्लड वेसल जो है वो बस्ट होती है, डैमेज होती हैं प्रेशर की वजह से, तो हैमरेज उसको कहेंगे, यानी ब्लीडिंग। बोन्स का बताया दे बिकम वीक एंड फ्रेजाइल, हड्डियां जो हैं वो भी कमजोर हो जाती हैं। फ्रेजाइल आप कह सकते हैं नाजुक, फ्रेजाइल नाजुक, सॉफ्ट, कमजोर, ड्यू टू ग्रेजुअल लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जिसके डिपोजिशन की वजह से हड्डियां जो है वो स्ट्रांग होती हैं, वो कम हो जाता है हड्डियों के अंदर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज एंड हेल्थ। मतलब कि whether you are doing exercise alone or group, there's always it's a matter of experience. Experience it's there, happy experience it's there. बताया कि खुशी की बात होती है, एक्सरसाइज बेशक आप अकेले कर रहे हैं या ग्रुप में कर रहे हैं,
तो खुशी महसूस होती है, इससे बॉडी जो है फ्रेश होता है। अब एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है? बॉडी की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखना, बॉडी के अंदर लचक बरकरार रहती है। और जब इलास्टिसिटी होती है तो हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स जो हैं दे गेट नेवर स्ट्रेन्ड, उनमें थकावट नहीं होती, वो एग्जॉस्ट नहीं होते काम करते हुए, वर्किंग करते करते। मसल स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब मसल स्ट्रांग हो जाए तो पर्सन कैन परफॉर्म टफ फिजिकल जॉब्स, मुश्किल से मुश्किल काम भी इंसान जो वो कर सकता है। स्ट्रांग मसल जो होते हैं, पता है कि ना सिर्फ वो स्टेनुअस स्टेनुअस फिजिकल टॉस, स्टेनुअस कहते हैं हार्ड सख्त कोई फिजिकल काम है, ना सिर्फ उनके करने में हेल्प करते हैं, बल्कि हमारी हड्डियों को और हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बस हम वजन को अपलिफ्ट कर रहे हैं, हमारी हड्डियों को और जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं मसल्स। पीपल को बताया कि हु डू नॉट टेक एक्सरसाइज, जो बंदे एक्सरसाइज नहीं करते उसके क्या असरात होते हैं? दे आर अनएबल टू बर्न देयर एक्सेस फैट एनर्जी दैट अक्यूमुलेट्स इन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में एक्सेस यूज ऑफ फैट्स की वजह से जो एनर्जी होती है वो बर्न नहीं हो पाती, तो रिजल्ट क्या होता है? दे बिकम ओबीस, मोटापा जो है हो जाता है, ओबीस, वेट बढ़ जाता है, और वो ओवर वेट हो जाते हैं। एक्सरसाइज द ओनली वे टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम ओबेसिटी। मोटापे से बचने का वो है जरिया क्या है? एक्सरसाइज। क्योंकि इसके जरिए जो एक्स्ट्रा हमारी कैलोरीज होती हैं, बॉडी की एनर्जी सप्लाई जो होती है, उसको बर्न किया जा सकता है। और जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को बर्न करते रहेंगे, वी शैल नेवर गेट ओबीस, वी कैन अवॉइड ओबेसिटी। एवरीवन बताया कि कैन टेक एक्सरसाइज, हर बंदा एक्सरसाइज कर सकता है। इवन के दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज और डायबिटिक पेशेंट्स आर देयर, दे कैन आल्सो टेक एक्सरसाइज आफ्टर कंसल्टिंग देयर फिजिशियंस। अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कि डॉक्टर से कंसल्ट करें कि कौन सी एक्सरसाइज उनको करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए, तो वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि पेशेंट्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो हेल्दी पर्सन है उन्हें तो खासतौर पे ख्याल रखना चाहिए बॉडी को जो है वो हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। आगे बताया कि वी आर मुस्लिम्स, कि हम जो है चूंकि मुसलमान हैं, तो नेचुरली वी आर बेनिफिटेड बाय आवर प्रेयर्स बोथ फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। हम नमाजें पढ़ते हैं जिसका हमें फिजिकल भी बेनिफिट होता है और स्पिरिचुअल रूहानी भी होता है। हमारी रूह को भी ग़िज़ा मिलती है, इससे रूह को सुकून मिलता है, हम खुशबाश रहते हैं। और इसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है बॉडी की। पता है कि लाइट सी एक्सरसाइज होती है जिसमें कि हमारी बॉडी के सारे मसल्स जो है वो मूव करते हैं। पता है कि ड्यूरिंग प्रेयर मेटाबॉलिज्म जो मसल्स का भी इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेस से जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है बॉडी के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है। पता है कि ये मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज एनर्जी नीड्स, क्योंकि मसल्स की मूवमेंट होती है, वर्किंग होती है, तो उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपको कुछ चीजें बताई जाए, जैसे फर्स्ट एड है। फर्स्ट एड के बारे में बताएं। फर्स्ट एड क्या होता है? इट इज द इमीडिएट assistance given to a patient or to any affected person, maybe suffering from any accident or maybe suffering from certain disease, तो immediate assistance उसको दी जाए to avoid a condition from becoming worse. So to avoid worsening of the condition or to preserve लाइफ ऑफ अ पर्सन, ये जो इमीडिएट असिस्टेंस दी जाती है पेशेंट को बिफोर ही इज अप्रोच टू हॉस्पिटल, तो ये फर्स्ट एड कहलाती है। कि किसी भी मरीज को कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसके इसमें कोई इंजरी हो गई है, या कोई पेशेंट है, तो उसको, या कोई भी ऐसे हादसा जैसे यहाँ पे अब आपको बताए जाते हैं, ऐसा कोई भी केस है, तो हॉस्पिटल पहुंचाने से पहले उसको कुछ जरूरी जो इमदाद देनी होती है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। उसमें पहले बताया एनिमल बाइट, जानवरों का काटा, कि कोई जानवर काटता है, कोई एनिमल काटता है, या स्क्रैच का। स्क्रैच क्या होता है? खुरचना, तो अपने वो पंजों के साथ जो है क्लास वगैरह वो स्किन के ऊपर मारता है, ब्लीडिंग हो जाती है। इट इज डेंजरस। ये चीजें जो हैं, जानवरों का काटना या स्क्रैच करना, ये डेंजरस है। जो वोन्ड्स होते हैं, जख्म जो बनते हैं, दे मे बिकम इन्फेक्टेड। बस उनके क्लास या उनके दांतों से जिससे कि उन्होंने बाइट किया, उनका सलेवा जो उसमें जरासीम होते हैं, तो ये जरासीम ब्लड में चले जाते हैं। बस बताया कि जब किटन बिल्ली के बच्चे को कहते हैं,
जब स्क्रैच करता है बॉडी को तो बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं बॉडी में एंड दे मे कॉज रेबीज और टेटनस। इसमें याद रखें कि जो रेबीज है ये वायरल इन्फेक्शन है और टेटनस जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। रेबीज वायरस जो होता है ये दिमाग को अफेक्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, डिटेरियोरेट हो जाता है नर्वस सिस्टम और डेथ हो जाती है पर्सन की। और टेटनस जो होता है ये मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, मसल्स की कंट्रैक्शन, झटके लगना, क्योंकि बार बार स्टिमुलेशन होती है मसल्स को कंट्रैक्शन की, जैसे मैसेज पहुंचता है ना कंट्रैक्शन का, तो ये बार बार स्टिमुलाई जो है वो अफेक्ट करते हैं मसल्स को, स्टिमुलेट होते हैं मसल्स, तो इससे मसल कंट्रैक्शन हो जाती है कि मसल जो है वो अकड़ जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं, खिंचाव हो जाता है मसल्स में। समटाइम्स होता है कि स्क्रैच या जो बिटन पार्ट ऑफ द बॉडी है में आल्सो ब्लीड, इससे ब्लीडिंग भी हो जाती है। इन सच केसेस के प्रेशर बैंडेज शुड बी एडमिनिस्ट्रेड अंटिल इट स्टॉप्स ब्लीडिंग। प्रेशर के साथ यानी खींच कर जो है वो पट्टी लगा देनी चाहिए ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। Like it's only possible in case of minor injury। छोटा सा कुछ जख्म है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। आप ऐसे करें कि जो डैमेज एरिया है उसको आप कवर कर लें, किसके साथ? क्लीन कॉटन के साथ, सॉफ्ट रुई के साथ, या कोई कपड़े का पीस है सॉफ्ट कपड़े का, उसके साथ उसको कवर कर लें और पेशेंट को इमीडिएटली जो है आप हॉस्पिटल ले जाएं, इसमें लेट ना करें। नेक्स्ट है बर्न। मतलब कि एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ बर्निंग, जलने की वजह से अमवात होती हैं। इफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी बर्न्स, अब बताया कि अगर कोई हिस्सा जिस्म का जल जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? पुट अप क्लॉथ फ्रॉम द बर्न्ड पार्ट, जले हुए हिस्से के ऊपर से कपड़ा हटा दें। और क्या करें? रन ऑफ टैप वाटर ऑन द बर्न्ड एरिया, जो जला हुआ हिस्सा है उसके ऊपर पानी बहाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी बहाएं। And don't administer butter, grease, oil, toothpaste, egg or any cosmetic powder on the burnt area। ऐसी कोई भी चीज जो है वो जले हुए से ऊपर ना लगाएं। In case of severe injury, rush to the nearest hospital। अगर कुछ शदीद जो है वो इंजरी हुई है, ज्यादा जल गया जिस्म, तो फौरन उस पर्सन को जो है, बर्न्ड पर्सन को फौरन जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। नेक्स्ट है आई इंजरी। ऑर्डिनरी इरिटेशन बताया कि द आई स्टॉप्स बाय वॉशिंग इट इन क्लीन टैप वाटर। आम से अगर इरिटेशन हो, खारिश सी हो, आंख के अंदर जलन हो, तो आप टैप वाटर से साफ करें, वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई सैंड या डस्ट पार्टिकल जो है वो आंख में एंटर हो जाता है तो बताया कि डोंट रब योर आई, रगड़ना नहीं, रब नहीं करना आंख को, क्योंकि इससे आपके जो आई की जो अपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो इंजर हो सकती है, उसकी इंजरी हो सकती है, वो डैमेज हो सकती है। तो फिर क्या करना चाहिए? आई शुड बी वॉश्ड केयरफुली टू रिमूव द डस्ट सैंड पार्टिकल। उस मट्टी या सैंड का जो पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए आप आई को वॉश करें। और अगर कोई बंदा खुद नहीं कर सकता, बाय योरसेल्फ, इफ यू कांट इट डू इट, व्हाट शुड यू डू? यू कैन टेक हेल्प ऑफ समवन। किसी फर्स्ट एडर की हेल्प लें, किसी दूसरे साथी की हेल्प लें। तो वो क्या करेगा? वो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हाथ साफ करेगा, यानी कि अपने हाथ ही उसके गंदे हैं वो लगाएगा, वो तो और जरासीम आंख में जा सकते हैं, मट्टी जा सकती है। पहले अपने हाथ साफ करेगा, उसके बाद आप वो क्या करेगा? पेशेंट की आंख को खोलेगा, उसको जो है वो क्लोज दीजिए, उसको देखेगा, हियर टू फेस टू हैव अ क्लोज लुक इन इट। फिर क्या उसने करना है? पेशेंट को वॉश बेसन की तरफ ले जाएगा और उसकी आंख को जो है वो साफ करेगा, आईलिड को ओपन करके जो है उसको पानी से सॉफ्ट करेगा ताकि जो पार्टिकल है सैंड का है, सॉइल का है, वो रिमूव हो जाए। मतलब कि सैंड और डस्ट पार्टिकल जो है स्टिल परसिस्ट, अगर अभी भी वो वहीं पे है और नहीं निकला और इरिटेशन कॉन्टिन्यूस, इरिटेशन भी खत्म नहीं हुई, तो पेशेंट शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। लेकिन तो फर्स्ट एड थी, वो जितनी हो सके अगर उससे रिकवरी हो गई है, सिचुएशन बेहतर हो गई है तो ठीक है, नहीं होती तो फौरन हॉस्पिटल ले जाए पेशेंट को। उसके बाद है कोमा। स्टेट ऑफ कोमा जो है पता है कि ये सीरियसली डेंजरस हो सकती है इन द लाइफ ऑफ पेशेंट दो तरीकों से। कि ड्यूरिंग कोमा क्या होता है कि टंग में स्टिक टू द पैलेट रिजल्टिंग टू सफोकेशन। कोमा याद रखिए ये बेहोशी की कंडीशन होती है, मतलब कि जुबान जो है ये पैलेट के साथ लग जाती है
जैसे कि सांस बंद हो जाता है, सफोकेशन, दम घुटेगा, सांस नहीं आएगा, हार्ट में स्टॉप फंक्शनिंग, हार्ट काम करना छोड़ देता है। कौन में बताया कि फर्स्ट क्या करना चाहिए, ब्रीदिंग मस्ट बी एंश्योर्ड। ये देखें कि मरीज को सांस आ रहा है या नहीं, सांस को यकीनी बनाए। इफ द पेशेंट इज ब्रीदिंग, अगर वो सांस ले रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, लीड स्ट्रेट विदाउट एनी पिलो बिलो द हेड, सर के नीचे बगैर पिलो दिए, सर हाथ तकिया दिए, उसको सीधा लिटा दें। इस सिचुएशन में क्या होगा, उसके जो लंग्स हैं वो जरा एलिवेटेड फॉर्म में आएंगे, स्ट्रेट आएंगे, तो सांस लेना ज्यादा आसान हो जाएगा उसके लिए। लिफ्ट द लेग्स एंड आर्म्स टुवर्ड्स द हेड एंड टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। उसके आर्म्स को ऊपर उठाएं हेड की तरफ, उसकी लेग्स को ऊपर उठाएं, क्योंकि ब्लड जो है वो फ्लो करे, उसके ब्रेन की तरफ ब्लड जाए। इफ द पेशेंट इज ब्रेथलेस, अगर उसको सांस नहीं आ रहा तो फिर क्या करना चाहिए, लिफ्ट द चेस्ट ऑफ द पेशेंट स्लाइटली अपवर्ड, उसके चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाएं, नीचे से हाथ डालकर थोड़ा सा चेस्ट को ऊपर उठाएं, ताकि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है, जो सांस की नाली है, पैसेज है, ये स्ट्रेट हो जाए और सांस स्टार्ट हो सके। या फिर आर्टिफिशियल उसकी जो है वो ब्रीदिंग की जाए। आर्टिफिशियल ब्रीदिंग में क्या होता है कि जो फर्स्ट एडर है वो उस पेशेंट का मुंह खोलेगा, मुंह के साथ मुंह को लगाकर रखेगा, उसका नाक जो है उसको बंद करेगा और मुंह के साथ मुंह को ऐसे लगा कर रखेगा कि सील जैसे हो जाए कि हवा साइड से जो है ना एंटर होने पाए या साइड से ना निकलने पाए, तो उसके अंदर ब्रीदिंग करेगा, सांस को पुश भी करेगा और सांस वापस भी खींचेगा। नेक्स्ट बताया कि ओपन द माउथ ऑफ द पेशेंट एंड रिमूव एनी ब्लड, कोई ब्लड है माउथ के अंदर, वोमिटिंग हुई है, कै वगैरह का मटेरियल है, या कोई सेक्रीशन अकोमुलेट हो गई है माउथ के अंदर, सलेवा वगैरह कोई सेक्रीशंस हैं, उनको रिमूव करें फिंगर्स के साथ या हैंडकरचिफ के साथ, रुमाल के साथ उसको साफ करें। इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी पाथवे जो है ये क्लियर हो जाएगा और पेशेंट जो उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट बताया कि पेशेंट इज स्टिल ब्रेथलेस है, आपने उसका मुंह तो साफ कर दिया लेकिन अभी भी वो ब्रीदिंग स्टार्ट नहीं कर सका, देन ट्राई टू ब्रेथ इट आर्टिफिशियली। ये जो मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल ब्रीदिंग का प्रोसेस फिर ये करना चाहिए। इफ ब्रीदिंग स्टार्ट्स टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल, जब ब्रीदिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन ब्रीदिंग स्टार्ट करना क्यों जरूरी था, आप कहें कि हम तो फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं और जाने से पहले उसकी डेथ हो जाएगी, इसलिए उसकी ब्रीदिंग स्टार्ट करें। ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, उसका हार्ट काम करना छोड़ देगा, ब्रेन जो है वो काम करना स्टॉप कर देगा। उसके बाद स्नेक बाइट। देखिए स्नेक बाइट्स इमीडिएटली टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर सांप काटता है तो फौरन ये स्टेप्स करने आपने। Tie up the arm or leg tightly with some rope or cloth so that poison may not move further. जहां सांप का काटा है, हाथ के ऊपर मसन है या टांग के ऊपर जहां भी है, तो उसके ऊपर से बॉडी वाली साइड से आप किसी रस्सी के साथ या कपड़े के साथ जो है टाइट करके बांध दें बाजू को या लेग को, ताकि जो पॉइजन है वो बॉडी के अंदर ना जाए। नंबर 2, वॉश द वुंड विद वाटर, पानी के साथ जख्म को अच्छी तरह से धोएं, ज्यादा से ज्यादा पानी बहाएं। थर्ड, ले डाउन द पेशेंट एंड रेस्ट्रिक्ट इट्स मूवमेंट, पेशेंट को लिटा दें, उसकी मूवमेंट को स्टॉप करें, क्योंकि मूवमेंट ज्यादा होगी उसके अंदर ब्लड तेजी से फ्लो करेगा तो जहर के ब्लड में बॉडी में फैलने का चांस है। फोर्थ, बाय डोंट ट्राई टू सक द पेशेंट्स ब्लड एज मे प्रूव फैटल टू द फर्स्ट एडर। कुछ लोग उस जगह से जहर को सक करने की कोशिश करते हैं कि सक करके निकालें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत नुकसानदेह हो सकता है फर्स्ट एडर के लिए, उसके मुंह में जहर जाएगा, उसकी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, लेट द वुंड ब्लीड, जख्म से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको निकलने दें, बल्कि ब्लीडिंग को और तेज करें, थोड़ा सा जख्म को बढ़ाकर ब्लीडिंग को तेज करना चाहिए ताकि जो पॉइजन है उस हिस्से में वो बाहर निकल जाए। टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये काम करने के फौरन बाद पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, ताकि कुछ एंटी वैनम ड्रग्स जो हैं दे शुड बी एडमिनिस्टर्ड। एंटी वैनम ड्रग्स क्या होती हैं, एंटी वैनम ड्रग्स जो हैं इसमें एंटी सीरम होता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं विच वर्क अगेंस्ट द पॉइजन। एंटी वैनम के स्पेलिंग याद रखें, ये ई एंड पे नहीं आता, ANTIVENOM होता है, ई एंड पे नहीं है एंटी वैनम के स्पेलिंग, ये मिस्टेक है। तो मैंने बताया कि एंटी सीरम होता है जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो पॉइजन को खत्म करते हैं, पॉइजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं।
with this, we have completed this chapter. Now, certain important points are there. You should read it once to have understanding of the terms used in the chapter. Similarly, some definitions are there. You can learn it from your notes given to you. Now, exercise starts. Questions. First question, fill in the blanks. The most abundant naturally occurring carbohydrate of the world is cellulose. 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 Number two, fats and fat oils are found by chemical combination of fatty acids with glycerol. Glycerols. Glycerols. तो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल ही वर्ड यूज करना चाहिए क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड होता है ग्लाइसरोल. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. गाइटर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गाइटर होती है. IODINE आयोडीन. इंसुलिन एंड डैश आर found in pancreas. Glucagon. 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 हार्मोन्स हैं जो कि एंटागोनिस्टिकली वर्क करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं बॉडी में. रेबीज इज कॉज्ड बाय डैश बाइट. एनिमल बाइट. ANIMAL. एनिमल बाइट. ट्रू फॉल्स. नंबर 1, ग्लूकोज इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. फॉल्स है. आप क्रॉस करेंगे. ग्लूकोज नहीं होता बल्कि अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. नंबर 2, विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन. ये ठीक है. विटामिन ए फैट सॉल्युबल ही होता है. विटामिन ए, डी, ई और के जो हैं ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी दो जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो ये ठीक है, बट फैट सॉल्युबल ही है विटामिन ए. थर्ड है रिकेट्स इज कॉज्ड बाय विटामिन सी डेफिशिएंसी. ये फॉल्स है. विटामिन सी की कमी से रिकेट्स नहीं होता बल्कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है. विटामिन डी होना चाहिए. और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स जो है. नेक्स्ट है कि 1 ग्राम ऑफ फैट गिव्स 4.1 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. ये भी फॉल्स है. क्रॉस करेंगे. 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उनसे 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जबकि फैट से तो उससे तकरीबन डबल अमाउंट में एनर्जी मिलती है. 9.3 किलो कैलोरी जो है वो 1 ग्राम फैट से एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड. पैराथायराइड नहीं बल्कि थायराइड ग्लैंड होनी थी. ये भी फॉल्स है. आप यहाँ पे लिखेंगे थायराइड ग्लैंड लिखेंगे आप यहाँ पे पैराथायराइड की बजाय, जबकि पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है पैराथार्मोन. तो ये एक बात याद रखें कि ट्रू फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, जो भी इस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आपको पेपर में बेशक MCQs आते हैं, लेकिन आपको ये जो ट्रू फॉल्स है ये भी बुक में से ली बनाए गए हैं, जो ब्लैंक्स हैं वो भी बुक में से लिए गए, तो उनके आगे ऑप्शंस देकर इनके MCQs बनाए जा सकते हैं. इसलिए अब ये सारी चीजें याद किया करें, इसको ऐसे न छोड़ा करें. नेक्स्ट MCQs है. नंबर 1, कंपाउंड विच इज रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स या विटामिन. तो विटामिन डी ऑप्शन होगी बेटा. नंबर 2, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ फैट्स इज. 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? 9.3 किलो कैलोरी. ये पहली ठीक है. 9.3 किलो कैलोरी जो है वो सही है. ये इतनी अमाउंट मिलती है 1 ग्राम फैट से. थर्ड पॉइंट, द डिजीज विच इज कॉज्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी, इट इज रिकेट्स. ये रिकेट्स की डिजीज है जो बच्चों में होती है. बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया और बच्चों में रिकेट्स की डिजीज होती है. फोर्थ पॉइंट में द हार्मोन विच कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी इज थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, एड्रिनल, इंसुलिन. यहाँ पे मिस्टेक उन्होंने की है. ये सारे उन्होंने जो हार्मोन्स दिए हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स हैं और ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को ही कंट्रोल करते हैं. इसमें कोई वॉलंटरी एक्शन तो होता है जो हमारी मर्जी के ताबे होता है. कि मसलन थायरॉक्सिन है, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमारे कंट्रोल में तो नहीं. एपिनेफ्रिन, ये एड्रिनलिन हार्मोन का दूसरा नाम है. एपिनेफ्रिन जो कि एड्रिनल मेडुला जो है वो प्रोड्यूस करता है. ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशंस में तैयार करना. इसके अलावा एड्रिनल तो कोई हार्मोन नहीं है बल्कि एड्रिनल मेडुला है जो कि हार्मोन्स पैदा करता है. एड्रिनल मेडुला होना चाहिए था कि वो हार्मोन्स पैदा करता है जो कि इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. आगे इंसुलिन जो है ये पैंक्रियास
के अंदर प्रोड्यूस होता है, ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो कि इनवॉलंटरी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ना तो शुगर लेवल हमारे अपने कंट्रोल में होती है और ना ही ये बॉडी को जो इमरजेंसी सिचुएशंस में तैयार करना है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हार्ट बीट का बढ़ना, ये सारी चीजें जो है ये सारी इनवॉलंटरी हैं। तो ये सारी हार्मोन्स ही इनवॉलंटरी। असल में ये जो ब्लैंक ली गई है, ये मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आपकी बुक में स्टेटमेंट थी कि एड्रीनल मेडुला प्रोड्यूसेस डिफरेंट हार्मोन्स व्हिच कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। तो वहां से ये एड्रीनल जो है उसको ले लिया गया। एड्रीनल मेडुला हालांकि लिखना था, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स कह सकते हैं या बाकी कुछ और केमिकल्स होते, और एक इसमें हार्मोन ऐसा होता जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता। तो फिर ऐसे पॉसिबिलिटी थी। अगर मैं आपको ये बुक में दिखाऊं, आपकी बुक में ये मेंशन्ड है एड्रीनल मेडुला का जो काम है, ये देखें लिखा गया द हार्मोन्स ऑफ एड्रीनल मेडुला कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। तो ये ऑब्जेक्टिव यूं होनी चाहिए थी, द हार्मोन्स ऑफ डैश कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी, या डैश ऑफ एड्रीनल मेडुला कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस ऑफ द बॉडी। फिर हार्मोन्स ऑप्शन में आता और बाकी और सब्सटेंस और कुछ चीजें आ जाती और वर्ड्स आ जाते, टर्म्स आ जाते। ये एड्रीनल मेडुला जो है इसको ब्लैंक में छोड़ा होता तो फिर एड्रीनल मेडुला एक ब्लैंक आती, एक ऑप्शन आती और बाकी 3 और ऑप्शंस आती। तो ये स्टेटमेंट तो ये वाली है जैसे ये पार्ट बनाया गया है, लेकिन याद रखें एड्रीनल मेडुला जो है उसके हार्मोन्स हैं। अब ये हार्मोन्स आप देखें एड्रीनल मेडुला के हवाले से मैं आपको बताऊं कि आपके यहाँ यहीं पे एपिनेफ्रीन का जो हार्मोन है ये एड्रीनालिन का है। ये एड्रीनालिन इसका दूसरा नाम है जो कि एड्रीनल मेडुला का हार्मोन है। और यहाँ पे सिर्फ एड्रीनाल लिख दिए, एड्रीनाल तो कोई हार्मोन ही नहीं है, बल्कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ये एड्रीनल ग्लैंड का इनर पार्ट होता है। आउटर पार्ट को एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और जो इनर पार्ट है उसको एड्रीनल मेडुला कहते हैं। तो इस लिहाज से इनमें से आप किसी को भी अटैक करते हैं तो आपका क्वेश्चन ठीक हो सकता है। तो इसमें मैं आपको अगर रिकमेंड करूँ तो आप एपिनेफ्रीन को कर लें, क्योंकि एपिन आपकी बुक के मुताबिक चूंकि एड्रीनल मेडुला का ये काम बताया गया है कि वो उसके हार्मोन्स इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, तो बुक के स्टेटमेंट के मुताबिक हम एपिनेफ्रीन को जो है वो कर लेते हैं। इसमें अगर हमने प्रेफरेंस में किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो एपिनेफ्रीन को कर लें, जो कि एड्रीनालिन ही होता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स एड्रीनल मेडुला का हार्मोन है। तो चौथे पॉइंट में आप एपिनेफ्रीन को सिलेक्ट कर लें, बी ऑप्शन। फिफ्थ है कि द डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये भी स्टडी की हमने, गाइटर का डिजीज है, गाइटर की डिजीज जो कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। With this, it is end of this chapter. Now, short questions and long questions are there. You will be provided notes, and using your notes, you can prepare these questions. Otherwise, you can consult your book for this. Allah Hafiz.